हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवदिनकर एंड आई वेलकम यू टू द चैनल द मैथ्स कोड। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2025 का। इसको करते हैं आज, इसके एमसीक्यूज करेंगे। ओके, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी बढ़िया हो गई है। मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एमसीक्यूज के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, केस बेस्ड स्टडीज़ मैंने आपको बताई है। तो आशा करता हूँ कि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से देंगे। चलिए करते हैं एमसीक्यूज़ को। ठीक है, तो इसने बाद प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स जो भी गिवन है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू करते हैं। चलो, तो सबसे पहले इस टर्म को सॉल्व करते हैं। ओके, दिस इज साइन इनवर्स एंड ये जो माइनस है ये तो बाहर आ जाएगा, साइन एंड 10π/3। तो दिस विल बिकम साइन इनवर्स माइनस साइन, इसको लिख सकते हैं हम 4π - 2π/3 लिख सकते हैं। 4π - 2π/3, यस, क्योंकि 3 4 12 - 2 10। 4π आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पता ही होगा। 4π पे चेंज नहीं होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो साइन रहेगा। माइनस करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल 2π/3 और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, तो आएगा साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब यहाँ साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट बोल देते हैं। चलो, वैसे होता नहीं है कैंसिल आउट, आंसर 2π/3 आ जाता, बट ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2। तो पहले हमें इस एंगल को रेंज में बनाना पड़ेगा। रेंज में बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे रेंज में? तो साइन इनवर्स साइन, इस 2π/3 को लिख सकते हैं π - π/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पाई पे नो चेंज फिर से, तो साइन इनवर्स साइन एंगल आ जाएगा π/3। ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, साइन इनवर्स से अब साइन हट जाएगा, बचेगा क्या, π/3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स of the same order such that AB equals to A and BA equals to B, then A square plus B square। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है AB इक्वल्स टू A एंड BA इक्वल्स टू B, हमें ये गिवन है। और हमें आंसर बताना है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये जो A स्क्वायर है हमें इसका आंसर बताना है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A इंटू A प्लस B इंटू B लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, क्या इस A के प्लेस पर मैं ए बी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो इस ए के प्लेस पे मैं ए बी लिख सकता हूँ, ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस। क्या इस बी के प्लेस पे मैं बी ए लिख सकता हूँ, यस, तो बी ए, और ये हो जाएगा बी। तो ए के प्लेस पे ए बी लिख दिया है और बी के प्लेस पे लिख दिया है बी ए। क्या इसको मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी ए प्लस एंड ये आ जाएगा आपका बी ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यस। क्या बी ए के प्लेस पर बी लिखा जा सकता है, यस, लिखा जा सकता है। बी ए के प्लेस पर बी लिख सकते हैं ऊपर से, प्लस क्या ए बी के प्लेस पर ए लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। क्या अब ए बी के प्लेस पर ए लिख सकते हैं, और क्या अब बी ए के प्लेस पर बी लिख सकते हैं, यस। तो कहने का मतलब यह है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइनली सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ए प्लस बी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आइडिया लगा आपको मैंने कैसे कैसे किया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आपने ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी लिख लिया। अब इनमें से एक ए के प्लेस पर जो हमें गिवन था वो वैल्यू हमने पुट की है, बी के प्लेस पर जो हमें गिवन था वो वैल्यू हमने पुट की है। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हमने ब्रैकेट को चेंज किया और देन हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो ए प्लस बी इसका हमारे पास आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑल रियल एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू x³ + 5x + 1। अच्छा, ये बताने कि क्या है, 1 1 है कि 1 2 है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जो एक आपकी लीनियर फंक्शन होती है, लीनियर फंक्शन, एक लीनियर फंक्शन हमेशा 1 1 और 1 2 होती है। एक जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होती है, प्रॉपर क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब
ax² प्लस bx प्लस सी, इस टाइप की फंक्शन हमेशा 1/(1/(2) होती है। अगर आपके पास क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन कैसी, मतलब एकदम प्रॉपर क्यूबिक फंक्शन, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, एक प्रॉपर क्यूबिक फंक्शन हमेशा कैसी होती है, 1/(1/(2) होती है। तो ये एक प्रॉपर क्यूबिक फंक्शन है, इसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है और ऐसी भी टर्म नहीं है जिसको देख के इसकी 1/(1) या 1/(2) पे कोई शक किया जाए। तो ax³ बस, इसमें bx² नहीं है, मतलब b की वैल्यू इसमें 0 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस cx प्लस d, यानी कि एक प्रॉपर क्यूबिक फंक्शन है और प्रॉपर क्यूबिक फंक्शन 1/(1) भी होती है और 1/(2) भी होती है। इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, और हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं, इसकी वैल्यू बतानी है किसके इक्वल होगा। तो डेरिवेट करते हैं, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, देख के पता चल रहा है। तो dy/dx और साइन इनवर्स x की वैल्यू, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/(1 - x²। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएं, इसकी मल्टीप्लाई dy/dx में कर देते हैं, (1 - x², dy/dx इज इक्वल टू में 1, इतना आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ 1 - x², dy/dx का अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y/dx² प्लस देन dy/dx ऐसे ही रहेगा। बता सकते हो (1 - x² का डिफरेंशियल कैसे करेंगे, रहेगा 1/(2) (1 - x²) और 1 - x² का फिर से करेंगे तो -2x और इज इक्वल टू में 1 का डिफरेंशियल 0, इस 2 से 2 कट जाएगा। तो अब एलसीएम ले लेते हैं, (1 - x² की मल्टीप्लाई (1 - x² में करेंगे तो 1 - x² और ये आएगा d2y/dx² एंड माइनस में x dy/dx। एलसीएम लेके रूट आएगा, मतलब ये जो रूट वाली टर्म है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, इक्वल टू में 0 में पहुंचा देंगे। तो 1 - x² d2y/dx² का आंसर उसने पूछा था, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे x dy/dx, यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 5, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, इंग्लिश में कर लेते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन डिक्रीजेज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, डेरिवेशन तो डिफरेंशियल तो करना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल करते हैं, f' इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x माइनस cos x का डिफरेंशियल साइन x और माइनस लैम्डा x का डिफरेंशियल लैम्डा प्लस c का डिफरेंशियल 0। इसने बोला ये डिक्रीजिंग होनी चाहिए और डिक्रीजिंग के लिए f' हमेशा क्या होता है, लेस देन 0 होना चाहिए। f' शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 ऑलवेज, वैसे लेस देन 0 होना चाहिए। तो चलो, अगर ये हमेशा 0 से छोटा होना चाहिए, एक गड़बड़ हो गई क्या, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x होता है और एक माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ प्लस आएगा। चलो अभी आ गया, अब यानी कि f' हमेशा 0 या 0 से छोटा होना चाहिए, तो ये आएगा cos x प्लस साइन x माइनस लैम्डा शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, लैम्डा इधर जाएगा तो cos x प्लस साइन x शुड बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा, मतलब लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए cos x प्लस साइन x से, यानी कि लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू cos x प्लस साइन x। जो cos x प्लस साइन x की मैक्सिमम वैल्यू आएगी उससे भी ज़्यादा होना चाहिए लैम्डा, तभी ये फंक्शन डिक्रीजिंग बन सकती है। हमने डिक्रीजिंग की कंडीशन लगा के अभी तक ये पता किया है। बता सकते हो cos x प्लस साइन x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। cos x प्लस साइन x की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एक तरीका है, तरीका ये है कि अगर आपके पास ऐसी फंक्शन है a cos x प्लस b साइन x, अगर इस तरीके की फंक्शन है, ये थोड़ा शॉर्टकट है जो आप 12th क्लास के बाद अगर आप एनडी वगैरह की प्रिपरेशन करते हो तब इसे यूज़ करते हैं। ऐसी फंक्शन का मैक्सिमम आंसर निकाल सकते हो आप डायरेक्टली और मिनिमम आंसर भी निकाल सकते हो डायरेक्टली। कैसे, √a² प्लस b² करके, प्लस में लगाओगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, माइनस में लगाओगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी। अब अगर इस फंक्शन को देखा जाए तो यहाँ पे a cos x है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b sin x है, यहाँ पे b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1, इसमें पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √2। अब √2 आएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू और लैम्डा √2 से हमेशा
ग्रेटर होना चाहिए। तो लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ऑलवेज √2। तो जब लैम्डा की वैल्यू हमेशा √2 से ज़्यादा होगी तब ये फंक्शन हमेशा कैसी हो जाएगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। 6. If a point P is a point on the line segment joining this and y coordinate of the P is 4, then its z coordinate. Okay, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है भाई। चलो, इसने बोला एक पॉइंट P है जो कि इन दोनों एक पॉइंट P है जो कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पे कहीं पे है, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे पॉइंट P। अब उसने बोला कि अगर इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 4 है, देन इसके बाकी के यानी z कोऑर्डिनेट बताओ कि z कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो 3D के अंदर अगर हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें एक पेरीमीटर बनाना होगा, जिस पेरीमीटर के बेस पे अगर एक वैल्यू हमें दी हुई है तो बाकी दो वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। पेरीमीटर कैसे बनाते हैं? पेरीमीटर बनाने के लिए इस पॉइंट P का पेरीमीटर बनेगा पॉइंट A प्लस T पॉइंट B माइनस पॉइंट A। इस पॉइंट P का पेरीमीटर हमने बनाया कि पॉइंट P का पेरीमीटर इज इक्वल टू पॉइंट A प्लस T पॉइंट B माइनस पॉइंट A। ठीक है, तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 3, 6 एंड -1 है, प्लस T B माइनस A करेंगे, B माइनस A, तो B माइनस A करो, 6 माइनस 3 कितना आएगा 3, 2 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा -4, -2 -1 करेंगे तो -2 में से -1 जाएगा तो -1 आएगा। तो फाइनली बन जाएगा 3 + 3t। ठीक है, ये 3 + 3t, 6 - 4t एंड -1 एंड -t, ये तो आ जाएगा -1 एंड -t। ठीक है, इसमें से ये आ गया हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। इसमें से पॉइंट P में हमें y की वैल्यू गिवन है 4, यानी कि हमें ये गिवन है कितना 4 गिवन है, यानी कि 6 - 4t इज इक्वल टू 4। ये 4 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो 2 इज इक्वल टू 4t, यानी कि t की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अगर t की वैल्यू 1/2 आ गई है तो यहाँ पे पुट कर देंगे, पॉइंट P निकल के आ जाएगा प्रॉपर। इसने आपसे पूछा क्या था, जेड कोऑर्डिनेट पूछा है, जेड कोऑर्डिनेट है इसमें -1 - t, तो -1 t की वैल्यू 1/2 है, सॉल्व करेंगे तो -3/2 जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ से मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन हमेशा ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इसने y कोऑर्डिनेट 4 दे रखा है, यानी कि ये और ये किसी पॉइंट P का 4 है। 4 कब आएगा, जब 6 + 2 यानी कि 8 / 2 करेंगे, यानी कि 4। कहने का मतलब पॉइंट P इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट में है, और अगर मिड पॉइंट में है तो जेड निकाल सकते हैं, या -1 है या -2 है, दोनों को ऐड करेंगे -3, और मिड पॉइंट निकालना है तो अपॉन में 2 आएगा, तो -3/2 ऐसे भी निकाल सकते हैं। बट ये हम ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको मिड पॉइंट ही देगा, अगर मिड पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो भी आप इस मेथड का यूज़ करके निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको जो भी पॉइंट पता करना है उसका पैरामीट्रिक फॉर्म बनानी होगी। उसके लिए हमेशा यही फॉर्मूला यूज़ में आता है कि पॉइंट A फर्स्ट पॉइंट प्लस टी पैरामीटर मैंने लिया है, यहाँ पे लैम्डा वगैरह कुछ भी के आप मान सकते हो, एंड B - A। उसके बाद टी में एक इक्वेशन बन जाएगी, और ये जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आए हैं इनमें से किसी एक की वैल्यू आपको गिवन होगी, या तो x की या y की या z की, उसके इक्वल रखेंगे, t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू वापस यहाँ पे रख के प्रॉपर पॉइंट P आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। M and n are square matrices of order 3 such that determinant of M is equals to M and determinant of Mn equals to Mi, then determinant of n is equal to। ठीक है, तो हमें M का डिटर्मिनेंट गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको यूज़ करेंगे। चलो, हमें डिटर्मिनेंट पूछा है उसने n का, तो यहाँ से बन सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ n। यहाँ से कैसे बन सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ n, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ Mn इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ Mi, ये m स्मॉल में Mi। ठीक है, i का डिटर्मिनेंट तो 1 होता है, i का डिटर्मिनेंट कितना होता है 1, लेकिन जब m की मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऑर्डर 3 का है, i भी ऑर्डर 3 का होगा, तो आएगा m0 0 0 m0 0 0 m। इसको सॉल्व करके डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो m³ आएगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिटर्मिनेंट कितना आएगा m³।
दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट उनके अलग अलग डिटर्मिनेंट के इक्वल भी होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ n इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट अभी मैंने आपको बताया था m क्यूब आएगा, m का डिटर्मिनेंट आपको m गिवन है, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ n इज इक्वल टू आएगा m क्यूब, m से m क्यूब कट जाएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ n आएगा m स्क्वायर। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ n आएगा m स्क्वायर। तो m स्क्वायर इज द डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ दिस इज अ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फॉर दिस इंटरवल 0 to 2 देन a इज इक्वल टू, देन a की वैल्यू क्या होगी। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल में तो a की वैल्यू क्या होगी। हालांकि हमें करना क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन जिस पॉइंट पे चेंज होती है उस पॉइंट पर उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो वन पे इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है तो हम वन पे इसकी कॉन्टिन्यूटी निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। 1 माइनस का मतलब ये 3x माइनस 2 आपको यूज़ करना है। 1 माइनस का मतलब क्या है, 1 माइनस यानी कि 1 से छोटी x की वैल्यू, 1 से छोटी के लिए हम 3x माइनस 2 का यूज़ करेंगे। तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 3x माइनस 2, इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, 3 माइनस 2 कितना आएगा 1। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। 1 प्लस का मतलब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा के लिए सेकंड वाली जो अपने पास कंडीशन है उसका यूज़ करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का मतलब ये पहचानना है कि कौन सी कंडीशन यूज़ करें। जब आप एक बार पहचान लोगे तो ये प्लस या माइनस का चिन्ह फिर हम लगाते नहीं हैं, मतलब साइन लगाते नहीं हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस ax, इसमें x की वैल्यू 1 पुट करो तो आएगा 2 प्लस a। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस a आएगा। अब कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हुई है ना, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अब क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और x इज इक्वल 1 पे फंक्शन का आंसर इक्वल होगा। हालांकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल रख देते हैं। तो a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -1। तो a की वैल्यू -1 कहाँ पे है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ें 9 पे, इंग्लिश। यस, ए फंक्शन f इज डिफाइंड एज फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू होल नंबर्स। तो एक फंक्शन हमने नेचुरल नंबर से होल नंबर पर डिफाइन किया है, मतलब जो वैल्यूज पुट करोगे वो नेचुरल नंबर्स पुट करोगे, मतलब 1 2 3 से लेके कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। और जो आंसर मिलना चाहिए यानी कि आउटपुट यानी कि रेंज, वो होल नंबर मिलना चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 से लेके इन्फाइनाइट तक। तो अब इसने ये बोला कि फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसमें अगर n इवन है, अगर आप इवन वैल्यू पुट करोगे तो आंसर मिलेगा n/2। कहने का मतलब अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा n/2, तो यानी कि आपको आंसर मिलेगा 1। 4 पुट करोगे तो आंसर मिलेगा 2, 6 पुट करोगे तो आंसर मिलेगा 3, 8 पुट करोगे तो आंसर मिलेगा 4। यानी कि आप इवन वैल्यूज़ पुट करते जा रहे हो तो आपको ये आंसर मिलता जा रहा है। जब जब आप ओड वैल्यू पुट करोगे तब आपको आंसर मिलेगा 0, मतलब 1 पुट करोगे तो आंसर 0, 3 पुट करोगे तो आंसर 0, 5 पुट करोगे तो आंसर 0, 7 पुट करोगे तो आंसर 0। अब क्या ये फंक्शन 1 1 है। 1 1 फंक्शन जब होती जब हर एलिमेंट की इमेज अलग आती। यहाँ पे 2 की इमेज 1 आई है, 4 की इमेज 2, 6 की इमेज 3। तो यहाँ से देखा जाए तो हर एलिमेंट की इमेज डिफरेंट आ रही है, बट सभी ओड नंबर्स के लिए इमेज एक ही रहने वाली है, दैट इज़ 0। सभी ओड नंबर्स 0 से एसोसिएट होंगे। अगर बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारी वैल्यूज़, बहुत सारे पॉइंट्स एक ही पॉइंट से एसोसिएट हो जाए तो फिर वो 1 1 थोड़ी है, तो ये मैनी 1 बन जाएगी। का मतलब ये 1 1 तो है नहीं, 1 1 नहीं है तो इंजेक्टिव ओनली ऑप्शन कट जाएगा, बाइजेक्शन भी नहीं है। ठीक है, तो सरजेक्टिव हो सकती है, नाइदर सरजेक्टिव नॉर इंजेक्टिव, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो अब हमें इसका बाइजेक्शन चेक करना है, मतलब सरजेक्शन चेक करना है फंक्शन ऑन टू है या नहीं। ऑन टू होने के लिए ये जो सेकंड वाला सेट है होल नंबर्स, इनकी प्री इमेज हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, होल नंबर्स की प्री इमेज हमारे पास होनी चाहिए। तो ये जो 0 है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ ये जो 0 है इसकी ये कौन से एलिमेंट की इमेज है, तो आप बता सकते हो कि ये एलिमेंट 1 की इमेज होगा, ये 3 की इमेज भी होगा, ये 5 की इमेज भी होगा, 7 की। मतलब ये जो है ये हर ऑड नंबर की इमेज है। मतलब ये है कि इसकी प्री इमेज, मतलब 0 की प्री इमेज हमें मिल गई। ठीक है, 0 की प्री इमेज मिल गई हमें। क्या 1 की प्री इमेज मिलेगी, यस 1 की प्री इमेज में मिलेगी।
2 की प्रीमेज मिलेगी, यस। 3 की प्रीमेज, यस। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी नंबर्स हैं वो सभी इधर वाले इवन नंबर से एसोसिएट हो जाएंगी। तो क्या सेकंड वाले सेट में अगर यहाँ पे 2 सेट है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स का और होल नंबर्स का, हमें ये तो पता चल गया कि ये मैनी वन है, 1 1 नहीं है। क्या होल नंबर के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा बचेगा जिसकी प्री इमेज इधर ना मिले? हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी। अगर यहाँ पे 1 से लेके इन्फाइनाइट तक नंबर्स हैं, बल्कि 0 से लेके इन्फाइनाइट तक नंबर्स हैं, तो 0 की प्री इमेज इधर है, 1 की प्री इमेज इधर है, 2 की प्री इमेज है, 3 की भी, 4 की भी, 5 6 7 8 9 10 सबकी प्री इमेज है। होल नंबर के अंदर सभी एलिमेंट की प्री इमेज है तो ये ऑन टू है, और अगर ये ऑन टू है तो ये सर्जेक्टिव ओनली है, नाइदर बाइजेक्टिव, मतलब नाइदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव नहीं है, ओनली सर्जेक्टिव फंक्शन है। ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में एलिमेंट देखने को मिलते हैं, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो 0 0 0 है, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कभी भी डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होते, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही ऐसा है जिसके डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, इसका आंसर यही है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता? जब इसको ट्रांसपोज करके वही मिल जाता तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसको ट्रांसपोज करके आप यही ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। स्केलर मैट्रिक्स कब होता है? जब डायगोनल में एलिमेंट्स इक्वल हों और वो 0 ना हो, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसने बोला साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज वेक्टर्स, देन द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बताता हूँ मैं। ये अपने पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो ये हो गया ए बी सी। हमें वेक्टर ए बी गिवन है, वेक्टर ए सी गिवन है, और हमें मीडियन पूछी है ये बी सी पर मीडियन की लेंथ। तो अगर आपको बी सी पे मीडियन की लेंथ बतानी है तो पहले आपको ए एम वैक्टर चाहिए। क्या चाहिए आपको? ए एम वैक्टर। तो निकालते कैसे हैं वेक्टर ए एम? तो वेक्टर ए एम निकालना बड़ा सिंपल है, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी डिवाइड बाई 2। इस तरीके से हम मीडियन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो वेक्टर ए बी अपने पास है जे प्लस के, और ए सी आपके पास है 3i माइनस जे प्लस 4k, और डिवाइड में आएगा 2। तो 3i कैप तो 3i कैप रहेगा, माइनस जे कैप से प्लस जे कैप कट जाएगा, के कैप प्लस 4k कैप आ जाएगा 5k कैप, अपॉन में कितना आएगा 2। अभी आपका मीडियन वेक्टर आ गया आपके पास। इस मीडियन वेक्टर की आपको लेंथ निकालनी है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एम इज इक्वल टू, ये 1/2 तो भाई रख लो, अंडर द रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 25 34, तो रूट 34 अपॉन 2 आ जाएगा मीडियन की लेंथ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखते रहो, बस ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे तुम्हारे डाउट्स क्लियर करता चला जाऊँगा, और फिर भी कोई डाउट्स आए तो कमेंट्स सेक्शन ओपन है, वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये फंक्शन है कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड बाय, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहाँ पे नहीं है। पहली बात तो जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है पहले वहीं पे चेक किया करो, ठीक। कहाँ पे चेंज हो रही है इसकी डेफिनेशन? 1 पे चेंज हो रही है यहाँ पे। अगर 1 पे चेंज हो रही है तो देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जब 1 से छोटी वैल्यू है तब इसकी लिमिट कितनी आएगी? x आएगी, मतलब आंसर आएगा इसका 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे आप तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। आ जाओ भाई, यस। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, ये कहाँ लिखा मैंने माइनस। इस माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सी कंडीशन यूज़ करनी है, और कंडीशन यूज़ करनी है ऊपर वाली, क्योंकि यहाँ पे x लेस देन 1 है। तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो लिमिट कितनी आ जाएगी? 1। और राइट हैंड साइड में लिमिट कितनी आएगी? 5। 1 और 5 इक्वल नहीं है तो x इज इक्वल टू 1 पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। क्या x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस है? यस, x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस है। 1 से छोटी सभी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, 1 से बड़ी सभी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। बस प्रॉब्लम वहाँ पे आएगी जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो 1 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है तो 1 पर हो सकता है कि कॉन्टिन्यूस हो जाए, 1 पे हो सकता है कि कॉन्टिन्यूस ना हो, लेकिन 1 से छोटे सभी पॉइंट्स के लिए कॉन्टिन्यूस होगी, 1 से बड़े सभी पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस होगी। तो ये 0 पे भी कॉन्टिन्यूस है, 5 पे भी कॉन्टिन्यूस है, 2 पर भी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। 13 में आते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग मैक्सिमा, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग मैक्सिमा जो भी दे रखा उसने, बिना उसके तो कर नहीं सकते डिफरेंशियल के, तो इधर कर देता हूँ ना।
एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x का डिफरेंशियल 2 कोस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स। पहला क्वेश्चन है मैक्सिमाइज की एक्स इक्वल टू पाई पे, तो डबल अच्छा देखते हैं यहाँ पे, अगर एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करोगे तो ये आएगा 2 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगी साइन एक्स की वैल्यू 2। क्या साइन एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है? साइन एक्स की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, यानी कि आप पॉइंट नहीं फाइंड कर पा रहे हो तो मैक्सिमम मिनिमा बताना तो छोड़ दो। जब तक आप पॉइंट नहीं फाइंड कर पाओगे आप मैक्सिमम मिनिमा नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो बच गया तो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। अब देखो ये जो आपने एफ डैश एक्स किया है, अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, और अगर ये हमेशा नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग। अब देखो ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप देखकर एनालाइज कर सकते हो कि ये नेगेटिव होगा हमेशा या पॉजिटिव होगा। आप बता सकते हो कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, 1 से ऊपर साइन एक्स की वैल्यू नहीं होगी। तो अगर इसमें आप मैक्सिमम वैल्यू भी पुट कर दो तो 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 तो 1 आएगा जो कि पॉजिटिव है। मतलब एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, और हमेशा पॉजिटिव है तो ये फंक्शन कैसी हो जाएगी? इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगी। बात समझ गए? ये मैक्सिमम मिनिमा क्यों नहीं है? क्योंकि आप एक पॉइंट ही नहीं फाइंड कर पा रहे हो जिस पॉइंट पे आपको चेक करना हो कि ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। चलो 14 पाते हैं इंग्लिश। ओके, तो 14 पाते हैं। हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो cos 2x और cos 2 अल्फा का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो थोड़ा मैं नीचे कर लूँ इसको, यहाँ पे करूँगा इसको। तो इंटीग्रेशन करना हमें, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, लेकिन बाहर वाला माइनस इसको प्लस बना देगा, अपॉन में आएगा cos x माइनस cos अल्फा। प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, 2 ऊपर से आ जाएगा कॉमन, तो बन जाएगा 2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। यहाँ पे लगा लेते हैं dx। अब ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, यस यहाँ लगा दूँ मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार इनको ऐड कर देंगे cos x प्लस cos अल्फा, और एक बार इसको कर देंगे माइनस cos x माइनस cos अल्फा, और अपॉन में आएगा cos x माइनस कोस अल्फा एंड dx। कुछ कैंसिल आउट हो रखा है, यस जो बच गया उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन एक्स। कोस अल्फा तो कांस्टेंट है, लेकिन x आ जाएगा इंटीग्रेशन करते टाइम, तो ये आएगा प्लस सी आंसर, साइन एक्स प्लस एक्स कोस अल्फा। ये रहा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चलो 15 इसको करते हैं। 15 को इंटीग्रेशन तो करना है, कर दें इंटीग्रेशन, कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो चलो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर से e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूँ। कभी भी डिनोमिनेटर में e की पावर एक्स दिखाई दे और न्यूमिनेटर में दिखाई दे तो कॉमन लेना ज़्यादा बेटर होता है। कॉमन लेते हैं, तो e की पावर माइनस एक्स आ गया कॉमन, यहाँ तो 1 बचेगा कॉमन लेने के बाद, यहाँ पे जाएगा e की पावर 2x और ऊपर dx है। इस e की पावर माइनस एक्स को न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं तो बन जाएगा लिमिट 0 to 1 e की पावर x अपॉन e की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, प्लस में 1। e की पावर x को मान लेते हैं हम t, क्या मान लेते हैं e की पावर x को? t। तो लेट e की पावर x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लिमिट भी चेंज कर लो, जब x की वैल्यू 0 है तो e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1। जब e की वैल्यू x की वैल्यू 1 है तब e की पावर 1 आ जाएगी t की वैल्यू, यानी कि 1 से e आ जाएगी लिमिट क्या जाएगी 1 से e। अब लिमिट मिल गई आपको 1 से e, ये जो e की पावर dx है ये हो चुका है रिप्लेस किससे? dt से, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। मतलब अपना क्वेश्चन बन चुका है ये इंटीग्रेशन 1 से e dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन बन गया। क्या ये tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन है? क्या इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t होगा? यस इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t होगा। मैं इसको रफ करके फिर से लिख रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन 1 से e 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये तो आया था, इंटीग्रेशन कर दो तो आएगा tan इनवर्स t और लिमिट आएगी 1 से e। लिमिट पुट करो, t के प्लेस पे e आएगा तो tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1
और tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, तो tan इनवर्स E माइनस π/4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ें, 16 पे चलते हैं। तो ऑर्डर एंड डिग्री बताना है इसका, व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो आप एक बात ध्यान से देखो, ये आपकी जो डेरिवेटिव टर्म है, डेरिवेटिव टर्म वो साइन की फंक्शन में आ रखी है, और अगर ऐसा होता है तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं करते फिर कभी भी। dy/dx या डेरिवेटिव जो टर्म है d2y/dx² या फिर d3y/dx3 ये कभी भी किसी फंक्शन के अंदर आ जाएँ, साइन के अंदर आ जाएँ, e की पावर में आ जाए, लॉगरिदम में आ जाएँ, रूट में आ जाएँ, तो हम बोला जाता है कि फिर इसकी हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। रूट में आने का मतलब अगर रूट हट ना पाए फिर, ठीक है, तब अगर रूट हट जाता है फिर तो डिग्री डिफाइन हो जाएगी। तो अब dy/dx साइन के फंक्शन में रखा है, तो इसका मतलब dy/dx यहाँ पे आने से डिग्री तो डिफाइन होगी नहीं, तो डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री नॉट डिफाइन, ये तो हटा दो। अब इसका ऑर्डर बता सकते हैं। ऑर्डर कितना है इसका, मैक्सिमम बार डिफरेंशियल कितना है 2, तो ऑर्डर हो जाएगा 2, डी हो जाएगी नॉट डिफाइन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चले, इसमें बोला इसका वो बताओ एरिया कर दे रखा है आपको, लिमिट दे रखी है, तो इसमें तो सिंपल आपको 0 से 4 √x dx इंटीग्रेशन करना है। √x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, ये 2/3 हो जाएगा। लिमिट पुट कर देंगे 0 से 4, तो ये पा जाएगा 2/3, x की वैल्यू 0 4 पुट करेंगे तो 4 की पावर 3/2 और 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 2/3 इसलिए लिख सकते हैं 2 की पावर 8, 2 की पावर 3, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा, 2 की पावर 3 कितना आएगा 8, 8 इंटू 2 16/3, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ें, यस। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर दिस एंड दिस। इफ आपको ऑप्टिमल इक्वेशन दे रखी है z इक्वल्स टू दिस, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखी है, मतलब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज ऑब्टेन 0 2 एंड 3 0, 2 पॉइंट्स पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो ए और बी में क्या रिलेशन है, तो ठीक है वो कर देते हैं। मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना, तो z इक्वल्स टू इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है, पॉइंट इसमें पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आ जाएगा 0, प्लस y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2b, तो z की वैल्यू 2b आ गई। 3 0 पे भी ये मैक्सिमम है, तो 3 0 इसमें पुट कर दो, तो z आएगा इस बार, x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3a, b की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0, दोनों ही z की वैल्यूज़ हैं तो दोनों इक्वल होंगी, तो 2b इक्वल्स टू 3a, 2b इक्वल्स टू 3a, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, ठीक है। असर्शन रीजन बच गए, अरे कहाँ पर है रीजन, इंग्लिश में ये रहे। पहला असर्शन, इफ a and b are two events such that probability of a intersection b is 0, then a and b are independent events। सरासर गलत बात है, सरासर गलत बात। इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने की कंडीशन मैंने आपको 2 से 3 बार बताई है क्वेश्चंस में। अगर 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो उनका इंटरसेक्शन उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ना कि 0 होता है। 0 कब होता है, 0 होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तब उनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट में फ़र्क है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ सेट से होता है, सेट। अगर सेट 2 इवेंट्स आपके पास ए और बी और वो दोनों सेट डिसजॉइंट है, मतलब उनका इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं है, तब हम दोनों इवेंट्स ए और बी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे, इंडिपेंडेंट नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आना तो लाजमी है। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर 0 आ रही है तो 100% ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रही होंगी। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट का मतलब है एक इवेंट के होना दूसरे पे इफेक्ट नहीं डाल रहा, तो ये अजर्शन तो हो गया गलत। अब रीजन पढ़ लेते हैं। 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर। अभी इससे पहले मैंने यही स्टेटमेंट बोला, जब एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पे फ़र्क ना पड़े तो वो इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब रीज़न सही है, अजर्शन गलत है। तो अजर्शन इज फॉल्स, रीज़न इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 19। 20 पे चलें, 20 पढ़ते हैं। इफ़ ए लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम इफ़ द फिजिबल रीजन इज एम्प्टी, फिजिबल रीजन एम्प्टी है, फिजिबल रीजन आप ढूंढ ही नहीं पा रहे हो। अगर आप फिजिबल रीजन ढूंढ ही नहीं पा रहे हो देन द लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम हैज़ नो सोल्यूशन, तो कोई बात नहीं, सही बात है, सोल्यूशन होगा ही नहीं। अगर आपके पास फिजिबल रीज़न ही नहीं है
फिजिबल रीज़न एम्प्टी है, उसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे आप? सॉल्यूशन नहीं निकालोगे। ए फिजिबल रीज़न इज़ डिफाइंड एज द रीज़न दैट सेटिस्फाइज ऑल द कॉन्स्टेंट्स। सही बात है, जितने भी पॉइंट्स आप निकालोगे अगर उनसे आपको आंसर मिल रहा है तो वो फिजिबल रीज़न है, मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं उसको फिर। तो ये एजर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, यानी कि इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 20। आई होप को आपको ये सारे एमसीक्यू समझ में आ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको अगर ये मज़ा आया ना पढ़ने में, मज़ा वजा क्या मतलब, अगर आपको ठीक लगा तो इसको लाइक वाइक कर देना।